जैसा कि आप देख रहे हो इस समय आपके सामने दिख रहा है कि हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़नी है ये फॉर द टू डायमेंशनल फंक्शन या टू वेरिएबल फंक्शन। देखो बच्चों, टू वेरिएबल फंक्शन जो होता है इट इज़ अ मोर कॉमन देन द सिंगल वेरिएबल फंक्शन। फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ हम कुछ ऐसे सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर हमारी सिचुएशन की जो वेरिएशन है वो एक से ज़्यादा फंक्शन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए कि आपने एक गैस कंटेनर लिया, तो गैस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर लग रहा है, कितना टेम्परेचर है उसका। ऐसे एंट्रोपी जो है, किसी फंक्शन की एंट्रोपी है, वो भी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करती है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं। किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पे डिपेंड करती है कि सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी दूरी पर है। हम नॉर्मल लाइफ में या फिजिक्स सिचुएशन में या इंजीनियरिंग सिचुएशन में से कई जगह होती हैं जहाँ पर हम ऐसे फंक्शन देखते हैं जो कि एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है। तो अगर आपने फंक्शन लिखा एक्स वाई, इसका मतलब है जो फंक्शन है, अब मान लो ये लिखा है जेड, तो जो फंक्शन है उसमें जब एक्स और वाई दोनों वेरी करेंगे या दोनों में से कोई एक वेरी करेगा तो उस हिसाब से फंक्शन का एक वेरिएशन होगा। अब हम इस सिचुएशन में कैसे इसकी लिमिट डिफाइन करेंगे? याद करें, हम लोगों ने लिमिट को डिफाइन करने का एक तरीका खोजा है वन डायमेंशनल या वन वेरिएबल फंक्शन में। तो वैसा ही कुछ यहाँ है, बस अब की बार क्या है, हम कहेंगे कि हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, वो किसी एक्स वाई अप्रोच, मतलब उसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई वो अप्रोच कर रहे हैं ए बी को, और लिमिट हो जाएगी एल। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे, अ फंक्शन एफ एक्स वाई when xy leads to ab या when xy tends to ab we get a limit l। तो पहले पिछली बार क्या था, पिछली बार ये हमने ऐसा लिखा था कि हमारे पास कोई फंक्शन है लिमिट x जो टेंड कर रहा है a को, तो हमारा एफ एक्स जो होगा उसकी वैल्यू l के बराबर होगी। इस तरह का हमने पिछली बार सिंगल वेरिएबल के लिए लिखा था, पर अभी चूंकि हमारे पास x और y आ चुके हैं तो हमारी जो टेंडिंग लिमिट है वो भी a और b हो चुकी है। बाकी डेफिनेशन वैसे ही एफ एक्स इक्वल टू एल। लेकिन पिछली बार की तरह यहाँ पर भी दो सिचुएशन है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट फॉर एवरी एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा मोर देन वन, मोर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा, एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर मस्ट एग्जिस्ट डेल्टा विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। इस प्रकार से अब कंडीशन क्या थी, याद करो बच्चों, अगर सिंगल वेरिएबल लिखा था तो मैंने लिखा था कि x लिमिट वैल्यू a है, इट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, इट मस्ट बी लेस देन डेल्टा, एंड एफ एक्स वाई जो था वो लिमिट l को टेंड कर रहा था, मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। अब इस केस में जब आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो हमारा ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, हमारा ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, और हमारा ये फार्मूला चेंज होकर के एक बिल्कुल नए तरह के फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो नया तरह का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ जो मैं यहाँ ब्लॉक्स में बंद कर रहा हूँ। अब आपको x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट टेंस टू लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा मानना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, जैसे पिछली बार तो हमने कहा था x माइनस ए टेंस टू लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस, ये सिंगल वेरिएबल में, तो ऐसा तो हो जाना चाहिए कि x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, ऐसे हो जाना चाहिए। ये कैसे हो गया कि यहाँ पर स्क्वायर रूट बन गया और अंदर स्क्वायर बन गया? अगर हर चीज वन वेरिएबल से टू वेरिएबल में ऐसे ही एक्सपेंड कर रही है तो ये जो डेल्टा की लिमिट पॉइंट है इसको भी तो वैसे ही होना चाहिए। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी फिजिक्स की जानकारी आपके सामने आती है, और ये उम्मीद की जाती है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाएं, अदरवाइज दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। देखो जरा सा मुझे यहाँ पर समझाने दो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल इस तरह से, मान लो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, ठीक है। आपने कोई पॉइंट लिया है a और एक कोई पॉइंट लिया है b, इस तरह से आपने दो पॉइंट लिए हैं, ठीक है। ए एक्स यहाँ पर है और बी जो है वो यहाँ पर है, तो ए बी इस तरह की वैल्यूज आपके सामने आ गई है। अब हम कह रहे हैं कि हम इस तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो क्या अप्रोच करने के लिए एक दिशा ये है, तो क्या ये भी तो एक दिशा है, ये भी 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 एक दिशा है। तो आप इस पॉइंट की तरफ चारों तरफ से अप्रोच कर सकते हो। तो इसका मतलब है इस पॉइंट ए बी के इर्द गिर्द हमें एक ऐसा एरिया बनाना चाहिए, एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि इस पॉइंट से हर तरफ सिमेट्रिक हो। आप खुद ही सोचो, अगर आपके पास एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ अगर आप एक स्क्वायर बना दोगे, तो इधर से कोई आएगा तो उसको डिस्टेंस ये कवर करनी पड़ेगी, लेकिन जो कोई डायगोनल आएगा तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इसका मतलब स्क्वायर नहीं बना सकते। अगर आप पॉइंट के इर्द गिर्द कोई ट्रायंगल जैसा शेप बनाओगे, तो इस दिशा से आने वाले का रास्ता पॉइंट तक पहुंचने में अलग होगा, इधर से जो आएगा उसका रास्ता अलग होगा, इधर से जो आएगा उसका रास्ता अलग है, इधर से जो आएगा उसका रास्ता अलग है। तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा शेप चुनना है इस पॉइंट के इर्द गिर्द जिसकी किसी भी तरह से अगर कोई एंटर करे तो वो सेम बाउंड्री तय करे, मतलब बाउंड्री क्रॉस करने के बाद पॉइंट तक की दूरी उसके लिए बराबर होनी चाहिए, तभी तो आप कहोगे कि सबको एक समान व्यवहार हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में सिर्फ और सिर्फ सर्किल ही हमारे सामने एक ऐसा विकल्प बन के आता है कि जिसको अगर हम कहें तो मतलब सर्किल को ही हम इसको सबसे अच्छे तरीके से कह सकते हैं। सर्किल ही वो एरिया है किसी पॉइंट के इर्द गिर्द जिसको हम एक डोमेन बनाएं, एक ऐसा रेंज बनाएं जहां से जब भी कोई पाथ उधर से आए तो सिमेट्रिक हो। तो आपको मालूम है सर्किल का फार्मूला क्या होता है?
सर्किल का जो फॉर्मूला होता है, लेट मी जस्ट सॉर्ट, ओके 5, ओके। सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ हमारे पास दो बिंदु हैं तो हम लिखेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर एंड इट मस्ट बी लेस देन डेल्टा स्क्वायर। यहीं से जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसलिए आपकी वन डायमेंशन में लिमिट जहाँ केवल x माइनस a लेस देन डेल्टा था, और यहाँ मॉड क्यों लगाए थे? मॉड बच्चों हमने इसलिए लगाया था ताकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही रहे। लेकिन अब इस केस में तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस a का स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, y माइनस b का स्क्वायर कर दिया पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। इसलिए मॉड भी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर ये सर्कुलर शेप का आ जाएगा जिसको हम कहेंगे डिस्क, इसको हम कहेंगे डिस्क। तो इसीलिए आपकी जो शर्त है, आपकी जो कंडीशन है, वो इस सिचुएशन में एक अलग तरह से बन जाएगी, एक अलग तरह सिचुएशन आ जाएगी। वो ये होगा कि यहाँ पर 0 पॉजिटिव, एक डिस्क का यानी सर्किल का एक कंडीशन और लेस देन डेल्टा। बाकी fx माइनस fxy माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वो वैसे का वैसा ही है। आइए इसको एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। इसको विजुलाइज करने के लिए बच्चों हम एक ग्राफ देखते हैं। एक जरा बात समझो, जब भी हमारे पास fxy लिखेंगे, जैसा मैंने दिखाया अभी आपको, तो हम यहाँ पर एक ऐसी चीज़ पाएंगे जिसमें 2D सरफेस होती है। इसमें सरफेस होती है, सरफेस मतलब 2D ही होती है। यानी कि जब भी आप दो फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है आप एक एलिप्स ड्रॉ करो, हो सकता है आप एक सर्किल ड्रॉ करो, हो सकता है आप एक स्क्वायर ड्रॉ करो। आपकी सरफेस ऐसी कुछ होगी, इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि तभी तो यहाँ पर आपके वेरिएबल्स दो हैं। तो ऐसा ही कुछ हमने सोचा, हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, जरा आप इस डायग्राम को देखें। इस फंक्शन में एक कोई फंक्शन है जिसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया। तो ये जो मैंने हरे कलर की पूरी बाउंड्री बना रखी, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये हमारा 2 डायमेंशनल सरफेस का है इलाका। इसमें हमने कोई एरिया चुन रखा है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। अब नीचे एक्स वाई प्लेन है, देखें ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस है। हमारा फंक्शन ऐसा है, कुछ हमारा फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो ये इस तरह के कारपेट जैसा इसका स्ट्रक्चर बना। अब अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें तो ये जो हमने एरिया चुना है, सर्कुलर एरिया जैसा कुछ चुना है, इसका एक प्रोजेक्शन बनेगा एक्स वाई प्लेन पर, जिसमें हमने एक बिंदु ले रखा है ए बी। ए बी वो पंचर्ड पॉइंट है। पंचर का बात मैंने बताया है आपको पहले भी से, ये पंचर्ड पॉइंट है। इसके चारों तरफ डेल्टा की दूरी ले रखी, हमने एक डेल्टा दूरी ले रखी है। तो ये ऐसा है कुछ, अगर मैं दिखाऊं तो ये आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है ए बी। इसके चारों तरफ मैंने एक सर्कुलर पार्ट ले रखा है। इसका जो एक्सिस है, इसका जो ये जो रेडियस है वो मान लो डेल्टा है, और हमारा कोई पॉइंट यहाँ है इसके अंदर। तो ये जो दूरी है इस पॉइंट से मेरे द्वारा माने गए एक्स वाई पॉइंट की, तो ये दूरी हमेशा लेस देन डेल्टा है। डेल्टा टोटल रेडियस है, उसके अंदर कोई पॉइंट है ये है। और वैसे ही अगर हम इसी जो मैंने सर्किल सरफेस पे जो मान रखा है, इसका अगर मैं जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन लूँ तो इस ए बी पॉइंट को करस्पॉन्ड करता हुआ तो एक लिमिट पॉइंट है हमारे पास जो एल दिख रहा है। इसकी अपर बाउंड्री पे जाओगे तो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन, और इसकी लोअर बाउंड्री पे जाओगे तो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक सरफेस है और उस सरफेस से आपके पास दो तरफ प्रोजेक्शन है। सरफेस से एक तरफ प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे है, जहां के आपके पास एक सर्किल दिख रहा है, एक डिस्क दिख रहा है, इसको मैं डिस्क कहूंगा। एक डिस्क दिख रहा है जिसका सेंटर है ए बी, जिसकी रेडियस है डेल्टा, और हमारे द्वारा माना गया कोई पॉइंट एक्स वाई उसके अंदर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इसका प्रोजेक्शन जब आप एक लाइन पे लेते हो तो इस सेंटर ए बी को बिलोंग करता हुआ अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट कोरेस्पॉन्ड करें तो ये पॉइंट एल है जो कि लिमिट पॉइंट है। यानी जब ठीक ए बी हो जाएगा, जब एफ एक्स में एक्स वाई की वैल्यू ठीक ए बी के करीब बिल्कुल पास पहुंच जाएगी, तब लिमिट एल हो जाएगा। ये तो आपने लिमिट के लिए लिखा है कि एक्स वाई जब टेंस टू ए बी देन वी गेट द लिमिट एल, और एक रेंज है एप्सिलॉन ऊपर की, एक रेंज है एप्सिलॉन नीचे की। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशन केस बना सकते हैं। तो हमारा जो 1 डायमेंशन केस का जो डेफिनेशन थी वो 2 डायमेंशन केस में इस तरह से चेंज हो गई। आइए अब हम यहाँ पर, जो कि पहले मैं कहता आ रहा हूँ कि ये सब कुछ हमारा प्रॉमिस चैलेंज प्रॉमिस फॉर्मूले के से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कहीं भी एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम आप पढ़ते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज एंड प्रॉमिस कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, नो मैटर हाउ स्मॉल ऑफ अ टारगेट जोन एप्सिलॉन you draw around the output L, my promise is that I can always find a tiny input disk delta around the point AB such that every single point inside the disk except the center AB force the function output to land inside your target zone। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन है, और मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा भी सीरियसनेस के साथ मैथमेटिक्स को पढ़ रहे होंगे तो आपके कई सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो गए होंगे। लेकिन नहीं है, क्योंकि बहुतायत में अगर इस तरह के लोग हैं जिनको कि अभी कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है, तो मैं जरा इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। बच्चों यहाँ पर ये लिखा गया है, नो मैटर हाउ स्मॉल ऑफ ए टारगेट जोन एप्सिलॉन यू मे ड्रॉ। यू मतलब आप, हम सब जो भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जरा सा मैं इसको जस्ट अ मिनट, ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जैसे ये हमारा लिमिट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा लिमिट पॉइंट है।
हमने लिमिट पॉइंट के इर्द-गिर्द एक ज़ोन क्रिएट किया। अगर मैं इसको ज़ूम कर दूँ, ये देखें आपका लिमिट पॉइंट है और लिमिट पॉइंट के इर्द-गिर्द मैंने एक रेंज क्रिएट की, एक रेंज दिख रही है। रेंज की लंबाई कितनी है? एप्सिलॉन। इस रेंज की लंबाई एप्सिलॉन। इसीलिए जब आप लिमिट पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप पा रहे हो एल प्लस एप्सिलॉन, जब लिमिट पॉइंट से नीचे जा रहे हो तो आप पा रहे हो एल माइनस एप्सिलॉन। ये 2 एप्सिलॉन पॉइंट हैं और ये सरफेस पे हमने कोई एरिया चुना। इसका प्रोजेक्शन हमारे एक्स वाई प्लेन पर एक डिस्क के फॉर्म में है जिसकी रेडियस डेल्टा है, जिसका सेंटर का पॉइंट ए बी है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम चुनाव कर सकते हैं कि हमें कितना छोटा रखना है। जस्ट अ मिनट को बता दूं, हम क्या चुनाव कर सकते हैं? हम बच्चों यहाँ पे ये चुनाव कर सकते हैं कि हम इस रेंज को कितनी छोटी रखना चाहें। इस रेंज को हम जितनी छोटी रखना चाहें हम उतना छोटा कर सकते हैं। ये जो रेंज है, इस रेंज को एल के दोनों तरफ जो रेंज है, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं। अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी करेंगे तो आप समझिए ये एरिया भी छोटा होगा। जब ये एरिया छोटा होगा तो उसी हिसाब से नीचे जो आपका डिस्क के इर्द गिर्द एरिया बन रहा है वो भी उसी हिसाब से छोटा हो जाएगा, वो भी छोटा हो जाएगा, यानी अब आपका डेल्टा और कम हो जाएगा। ओके, अब क्या है? अब यहाँ पर शर्त चैलेंज ये है कि किसी ने कहा कि मैंने अपना एप्सिलॉन पहले की तुलना में चौथाई कर दिया, मतलब एल पॉइंट के इर्द गिर्द मैंने बहुत नैरो कर दिया इस एरिया को, इस रेंज को बहुत नैरो कर दिया। तो मेरा प्रॉमिस है आप कितना भी नैरो कर दो, मैं हमेशा एक ऐसा डिस्क ढूंढ ले जाऊंगा जिसकी रेडियस कोई बहुत छोटी क्वांटिटी डेल्टा होगी, और इस डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंटों को जब आप मैप करोगे तो वो इसी आपके द्वारा चुने गए इस छोटे से रेंज में ही आएंगे। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए पहले क्या था, आपके पास लिमिट पॉइंट एल है, आपने रेंज लिया एल प्लस एप्सिलॉन, आपने रेंज लिया एल माइनस एप्सिलॉन। तो मैंने उसी हिसाब से एक एक्स वाई एक्सिस पर मैंने एक सर्किल चुना। इस सर्किल के अंदर जिसकी रेडियस डेल्टा है, मैंने एक पॉइंट चुना। इस पॉइंट को जब आप रखते हो तो उसकी वैल्यू इसी डेल्टा के रेंज के अंदर ही कहीं न कहीं आती है। अच्छी बात है, सिचुएशन चेंज होती है। चेंज सिचुएशन में क्या होती है, अब की बार मैंने एल के बगल में बहुत ही छोटा-सा एप्सिलॉन चुना, एल प्लस एप्सिलॉन, और बहुत छोटा-सा एल माइनस एप्सिलॉन चुना। यानी कि मैंने अपनी रेंज देखो बहुत छोटी कर दी। अब बच्चों अगर रेंज छोटी कर दी तो मैं कह रहा हूँ अगेन मेरे पास एक बहुत छोटा-सा डिस्क मिल जाएगा, जिसके सेंटर पे तो ए बी होगा और उसकी जो रेडियस है अब बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन नाम उसको डेल्टा देंगे। लेकिन अब इस छोटी डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, उन पॉइंट को अगर आप फंक्शन एफ एक्स वाई में रखोगे तो अगेन आपका आउटपुट इसी छोटे से चुने गए रेंज के अंदर ही आएगा। तो आप जैसे-जैसे चैलेंज करो या आप एप्सिलॉन को छोटा करते जाओगे, हमेशा मेरे पास ऐसा डेल्टा की वैल्यू रहेगी जिसके अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा उस रेंज को डिफाइन करेंगे। अब इस नज़रिए के साथ हम फिर से अपनी डेफिनेशन पढ़ते हैं। नो मैटर हाउ स्मॉल ऑफ अ टारगेट जोन एप्सिलॉन, मतलब वो जो एल है, एल के इर्द-गिर्द जो हम जोन का चुनाव करते हैं, अभी मैंने उसको नाम दिया है टारगेट जोन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना छोटा टारगेट जोन यू ड्रॉ अराउंड अ पॉइंट आउटपुट एल, यानी लिमिट के इर्द-गिर्द आप कितना छोटा टारगेट जोन डिसाइड करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन ऑलवेज फाइंड अ टाइनी इनपुट डिस्क, मैं हमेशा एक्स वाई प्लेन में एक छोटा-सा डिस्क ज़रूर ढूँढ निकालूँगा जिसकी रेडियस डेल्टा होगी, जो कि पॉइंट ए बी के इर्द-गिर्द होगा। और क्या शर्त होगी, उसमें क्या खासियत होगी? उस छोटे से डिस्क के अंदर एवरी सिंगल पॉइंट इनसाइड दैट डिस्क, सेंटर को छोड़ करके, क्योंकि सेंटर तो ए बी है, ए बी से ही तो 0/0 सिचुएशन आती है, तो ए बी तो वहाँ से हट चुका है, पंक्चर हो चुका है। तो अब क्या होगा, एवरी सिंगल पॉइंट इनसाइड दैट डिस्क फोर्स द फंक्शन आउटपुट टू लैंड इनसाइड योर टारगेट जोन। तो वो जो छोटी सी डिस्क होगी, उस डिस्क के अंदर जो भी पॉइंट होंगे उनको अगर हम फंक्शन में रखेंगे तो हमेशा हमारा जो आउटपुट होगा वो आपके द्वारा चुने गए इस छोटे से एल के इर्द गिर्द का जो रेंज है उसके अंदर ही आएगा। और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से टू टू वेरिएबल फंक्शन की हम लिमिट को डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने इस अप्रोच, जिसको हम कहते हैं पाथ अप्रोच। पाथ अप्रोच से क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी ये इतना इतना ब्रह्मास्त्र नहीं है। पाथ अप्रोच जो होता है वो एग्जिस्ट करने के लिए समान रूप से डिफाइन नहीं होता, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसको पहचानने के लिए नहीं होता, बल्कि ये बताने के लिए होता है कि देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसका सबसे अच्छा निशानी एक तो ये हो जाएगी कि आप उस फंक्शन को अलग-अलग पाथ पर चेक करेंगे और अलग-अलग पाथ पे लिमिट की वैल्यू अलग-अलग आएगी। तो अगर अलग-अलग पाथ पर लिमिट की वैल्यू अलग-अलग आ रही है तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारा जो फंक्शन है वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो पाथ अप्रोच जो है वो नॉर्मली लिमिट को डिस्कार्ड करने वाली एक अप्रोच है। अगर कोई आपसे कहे, एक फंक्शन दे और आपसे कहे कि सिद्ध करो कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उस फंक्शन के लिए अलग-अलग रास्तों से लिमिट चेक करो। पाओगे कि हो सकता है 2 रास्तों की लिमिट एक जैसी है लेकिन तीसरे के लिए अलग हो गई हो सकता है 3 रास्तों की लिमिट एक जैसी हो, चौथे के लिए अलग हो गई हो। अब आप कहोगे सर कितने रास्ते चेक करें? तो ऐसा नहीं, वो आप जब करोगे तो आपको इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है 2-3 स्टेप ले। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पाथ
सिलेक्शन का जो अप्रोच है, ये एक पॉजिटिव एक मतलब ये सिद्ध करने की कि लिमिट क्या होगी, बजाय ये सिद्ध करने के लिए है कि इस फंक्शन की लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। लेकिन इसका एक और अच्छा बात है, कई बार क्या होता है हम इस पाथ अप्रोच से एक आइडिया निकाल लेते हैं कि लिमिट क्या होनी चाहिए। जो भी आपकी लिमिट होती है, वो लगभग 2-3 पाथ में 2-3 पाथ के लिए जब आप अपनी लिमिट निकालते हो, तो 2-3 पाथ के बाद वो आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये लिमिट चूँकि हर पाथ के लिए यही आ रही है, तो इस फंक्शन की लिमिट यही होगी और उसकी वैल्यू भी आपको पता चलनी शुरू हो जाती है। तो ये पाथ अप्रोच की कुछ खासियतें हैं और बच्चे क्या करते हैं, इस पाथ अप्रोच को बिल्कुल अंधाधुंध यूज़ करते हैं, बजाय इसकी बारीकियाँ जानने के। तो आपको ये बारीकियाँ जाननी ज़रूरी हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर आप 2 डायमेंशनल केस में हो, अगर आपके पास एक 2 डायमेंशन सिचुएशन है, तो इन द 2 डायमेंशन स्पेस, द पंचर्ड एरिया डिस्क नेवर स्प्लिट द 2D स्पेस इन 2 रीजन्स। ये मैं एक तरह से एक सवाल आपको बता रहा हूँ, एक जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। जवाब ये है कि अगर आपका सवाल ये पूछा जाए कि जैसे 1 डायमेंशन केस मैंने बताया था कि जहाँ से पॉइंट ए होता है, उसके एक राइट हैंड साइड का इलाका तय हो जाता है, उससे एक लेफ्ट हैंड साइड का इलाका तय हो जाता है, बँट जाते हैं, बँटवारा हो जाता है। और इसीलिए हमको ज़रूरी होता है एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड से अपनी लिमिट चेक करें, एक बार राइट हैंड साइड से अपनी लिमिट चेक करें। लेकिन ऐसा बँटवारा 2 डायमेंशन स्पेस में नहीं होता। कारण क्या होता है कि 2 डायमेंशन स्पेस मतलब मान लो एक कागज़ है। जैसे अगर मेरे पास एक अगरबत्ती है, एक 1 डायमेंशन स्टिक है, अगर मैं उसको बीच से तोड़ दूँ, तो अगरबत्ती 2 हिस्सों में टूट जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक कागज़ है और कागज़ के बीच में मैं एक छेद कर दूँ, कागज़ में मैं एक छेद कर दूँ, तो उस छेद से कागज़ 2 हिस्सों में नहीं टूटेगा। कागज़ अभी भी उस छेद के इर्द-गिर्द कनेक्टेड रहेगा आपस में। आप उस छेद के बगल से निकलते हुए कागज़ के दूसरे हिस्से तक लाइन आराम से ड्रॉ कर सकते हो, मत छेद के ऊपर से लाइन ड्रॉ करो। लेकिन अगर मेरी स्केल है वो टूट चुकी है, तो उसके 2 हिस्से हो गए, अब मैं स्केल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मुझे उस टूटे हुए हिस्से पे रुकना ही पड़ेगा। तो ये 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन का बेसिक डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की वजह से हम ये पाते हैं कि हम जब 2 डायमेंशन केस की एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम पाथ अप्रोच को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे पाथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं आपके पॉइंट को एक्सेस करने के। तो अब क्या है, आप 2 डायमेंशन स्पेस में जो पंचर्ड एरिया होता है डिस्क, वो कभी भी 2 डायमेंशन स्पेस को नहीं 2 हिस्सों में तोड़ता है। सो द रीजन रिमेन कनेक्टेड। सो यानी कि रीजन तो कनेक्ट होता है, पूरा पेज तो कनेक्ट है। सो अप्रोच द रीजन डिस्क बाय मैनी पाथ एग्जिस्टेड। उस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए कई रास्ते होते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, हमको समझ नहीं पा रहे हैं। या देखो याद करो फिर से 1 डायमेंशन केस में। 1 डायमेंशन केस में क्या होता है, जब हमारी लिमिट ए होती है और उस लिमिट पर हमारे फंक्शन का कोई वेरिएबल फंक्शन आ रहा है। अब आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू धीरे-धीरे ए की तरफ अप्रोच करते हो इधर से, और एक्स की वैल्यू ए की तरफ अप्रोच करते हो इस तरफ से। ए को अप्रोच कर रहे हो। इसे कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और फिर जैसे-जैसे आप एक्स ए की तरफ आते हो, आपका फंक्शन एक लिमिट के बराबर पहुँच जाता है। तो फंक्शन भी उस हिसाब से एक पर्टिकुलर लिमिट की तरफ पहुँच रहा होता है। ये तो आप कहते हो। तो यहाँ पर केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो बाएँ से दाएँ जाओ या दाएँ से बाएँ आओ। लेकिन अगर यही बात मैं एक 2 डायमेंशन स्पेस के लिए कहूँ, 2 डायमेंशन स्पेस का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लें हमारे पास एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को ऐसे चुनता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट है, ये पंचर एरिया है और मैंने इसके चारों तरफ एक रास्ता बना दिया, एक इलाका बना दिया, एक डिस्क बना दिया। अब हम इसमें किसी भी डायरेक्शन से ऐसे भी एंटर कर सकते हैं, हम सीधे ऐसे एंटर करें, हम इस तरह से एंटर करें, हम इस डायरेक्शन से एंटर करें, हम इस तरह से आकर के इधर से एंटर करें, या हम ऐसे करके इधर से एंटर करें। हमारे पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, अलग-अलग पॉलिनोमियल को फ़ॉलो करने वाले पाथ हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह से कुछ पाथों का चुनाव करेंगे और देखेंगे कि सीधा x के पैरेलल जाने से क्या लिमिट आती है, y के पैरेलल जाने से क्या लिमिट आती है, x y के डायगोनल जाने से क्या आती है, कोई पैराबोलिक पाथ से जाने से क्या आती है, कोई हाइपरबोलिक कोई डिफरेंट ऑर्डर के पैराबोलिक से जाने से क्या आती है, और इस तरह से अलग-अलग पाथों का चुनाव करेंगे। अगर वो सच में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर फंक्शन की लिमिट सच में एग्जिस्ट कर रही है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किस पाथ से अप्रोच कर रहे हैं। आप जिस भी पाथ से अप्रोच करोगे, फंक्शन उस पॉइंट पे वही लिमिट शो करेगा। लेकिन अगर उसकी उस तरह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये एक बहुत ही खास बात हमको समझ में आएगी। अगर कोई फंक्शन का लिमिट ना एग्जिस्ट करे, तो ये असल में फिजिक्स में एक बड़ी ही ज़बरदस्त सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कई डिस्कवरीज़ इसी बात से निकली हैं, चूँकि हमारा फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लिमिट को नहीं शो कर रहा था, एक सिंगुलैरिटी आ गई थी, एक अनडिटरमाइंड सा बिहेवियर आ गया था, और उसी ने आगे जाकर के ब्लैक होल जैसी सिचुएशन को भी डिस्कवर किया था, उससे मिलती-जुलती सिचुएशन को डिस्कवर किया था। तो अगर आपके पास अप्रोच वाला पॉइंट ए बी है, मतलब आपका जो पॉइंट जिसकी एक्स वाई टेंड करेंगे वो ए बी है, तो आप कौन-कौन से पाथ चुन सकते हो बच्चों? आप एक पाथ चुन सकते हो एक्स एक्सिस का पाथ। तो एक्स एक्सिस पाथ के लिए हम क्या मानेंगे? y की वैल्यू b के बराबर है। ठीक है? अगर आपका पॉइंट 0, 0 है, अगर आप ऐसे कर रहे हो कि एक्स वाई अप्रोचेस 0, 0, तो हमारी ये कंडीशन कैसे लिखी जाएगी? y बराबर 0, जो कि ओरिजिनली एक्स एक्सिस होती है। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट 0, 0 के बजाय a b है,
तो आप लिखोगे y बराबर b, देखो y बराबर b है। दूसरा पाथ है, आप चेक करोगे y एक्सिस अलॉन्ग द x बराबर a, ये एक पाथ है। फिर आप अगर वहाँ पर भी आपकी लिमिट सेम आ गई तो हम एक तीसरा पाथ चुनेंगे x इक्वल टू y, ये हम कर सकते हैं। इवन आप ये भी लिख सकते हो x इक्वल टू k टाइम y, जहाँ अगर k की वैल्यू 1 है तो x बराबर y हो जाएगा, अगर k की वैल्यू नहीं है तो कोई दूसरा स्लोप का ये कर्व हो जाएगा। x इक्वल टू y का मतलब क्या है, एक ऐसा कर्व जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 1 है, 1 होने का मतलब 1045 होगा। आप एक कर्व्ड पाथ भी चुन सकते हैं। कर्व्ड पाथ चुनने का मतलब है आप ये भी चुन सकते हो कि y बराबर एक्स स्क्वायर या x बराबर वाई स्क्वायर। आप हाई ऑर्डर के पाथ भी चुन सकते हो, जैसे y बराबर x की पावर n या x इक्वल टू y की पावर n। अब n की वैल्यू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिफरेंट हाई ऑर्डर के टर्म हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपके पास 4-5 पाथ का ऑप्शन है। आप x एक्सिस वाला पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, एट 45 डिग्री और एट एनी अदर डिग्री, कर्व्ड नेचर का, ऑफ एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक नेचर का, या किसी हायर ऑर्डर का आप यहाँ पर कर्व चुन सकते हैं। तो हमें जब इस तरह की मेथड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा और हम उसको अलग अलग पाथ पर चेक करेंगे और पाएंगे कि देखेंगे क्या सच में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो आगे अब हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। तो मैं थ्योरी के बारे में बात की, थोड़ा इनसाइट के बारे में बात की, अब हम इसके प्रॉब्लम के बारे में जाएंगे और प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे क्या सच में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, किस तरह के क्वेश्चन जो आपसे न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम फॉर्म में, एग्जाम रूम में पूछे जाते हैं। चलिए, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में जब भी जिस भी यूनिट में, जिस भी पेपर में, एडवांस कैलकुलस में जहाँ रहा है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये कहा गया है कि लिमिट एक्स वाई टेंड टू 0 0, ठीक है, लिमिट एक्स वाई 0 0 को टेंड कर रही है, 2xy अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वाई, ये हमारे पास है। क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हमें चेक करना है। प्राइमरली कुछ चीज़ें आपको पहले चेक करनी है। जैसे एक सा फंक्शन मिले, आप जरा इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को देखो। जैसे आपके पास यहाँ 2xy है, तो x का भी ऑर्डर 1 है, y का ऑर्डर 1 है, जोड़ोगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो ये पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का। नीचे क्या है, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है 2 है, यहाँ पे देखो y स्क्वायर है 2 है, तो चूंकि दोनों का प्लस है इसलिए इसकी डिग्री 4 नहीं करेंगे, 2 ही रखेंगे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जो पॉलिनोमियल यूज हो रहे हैं इस फंक्शन में, दोनों की डिग्री सेम है। अच्छा, इससे पता ये चलता है जब दोनों डिग्री सेम होती है तो नॉर्मली क्या होता है, जो स्ट्रेट पाथ होता है, मतलब स्ट्रेट पाथ कौन कौन से हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है कि x कोई कांस्टेंट के बराबर है, y किसी कांस्टेंट के बराबर है और x y आपस में बराबर है। ये है हमारे तीन कांस्टेंट स्ट्रेट पाथ। एक पाथ है, अगर आपके पास है कि एक पाथ है x 0 है, तो x 0 होने का मतलब है y की वैल्यू चेंज हो रही है। एक पाथ है y 0 है, यानी कि इस तरह से कोई वैल्यू है। एक है एक्स वाई, दोनों बराबर हैं, यानी कि डायगोनल वैल्यू है। तो आपके पास यहाँ पर ये 3-4 पाथ का ऑप्शन रहता है। यहाँ इस ऑप्शन को हम लोग चुन सकते हैं। स्ट्रेट पाथ के 3 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं आपके पास जो लिमिट पॉइंट है, आपके पास जो फंक्शन है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस यानी कि y बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। तो ये एक्स एक्सिस मतलब ये है हमारा एक्स बराबर नहीं, ये कौन सा पाथ है, ये वाला पाथ है, ये पाथ है y एक्सिस वाला, ये x बराबर 0 का है और जो x एक्सिस वाला है वो y बराबर 0 का है, ठीक है। तो अब आप पहला पाथ चुनिए y बराबर 0। y बराबर 0 मतलब है x एक्सिस को। सबसे पहले हम चुनाव करते हैं x एक्सिस का। जरा देखें, अगर हम, चूंकि y तो हमने ऑलरेडी 0 कर लिया है, जो हम लिमिट लिखते थे x y, उसमें से y 0 है, तो सिर्फ x बचा। अब x टेंड कर रहा है 0 की तरफ, और जहां जहां आपके पास y था उसको 0 कर दीजिए। आपने y 0 कर दिया यहाँ पर फंक्शन में से, यहाँ पे y 0 कर दिया। सिर्फ लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, 0/3 इंटू 2 6, 0/6 इज 0। तो जब आप x एक्सिस को लेते हो तो आपको फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, लिमिट पॉइंट 0 आता है। ऐसे ही अब आप क्या करिए, एक और काम करिए, आप y एक्सिस के अलॉन्ग देखिए। आपको मालूम है y एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 होती है। आप कहोगे सर क्यों होती है, तो जरा कार्टेशियन सिस्टम देखो। कार्टेशियन सिस्टम में आप ये देखते हो, यहाँ x1 x2 x3 x4 x5 ये सब तो है, लेकिन हर बार y में चूंकि ऊपर कुछ उठ नहीं रहा है, तो यहाँ x बराबर 1 है लेकिन y 0 है, x बराबर 2 है y 0, x बराबर 3 y 0, x बराबर 4 y 0। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x तो 0 है, y बराबर 1 है, y बराबर 2 है, y बराबर 3 है, y बराबर 4 है। तो जब आप x एक्सिस पर रहते हैं तो सिर्फ x की वैल्यू चेंज होती है, y 0 होती है। जब आप y एक्सिस पे होते हैं तो सिर्फ y की वैल्यू चेंज होती है, x 0 होता है। तो आपने x बराबर 0 कर दिया तो सिर्फ y की लिमिट बची। आपके फंक्शन में जहां जहां x से 0 कर दोगे वैल्यू आएगी 0/y स्क्वायर, अगेन यू गेट अ 0, अगेन यू गेट अ 0, ठीक है, 2 0 आ गए। तो 2 स्ट्रेट पाथ के लिए सेम लिमिट आई। अब यहाँ पे अगर रुक गए, अगर आप यहीं पर रुक गए तो आप कहोगे अरे सर इस फंक्शन की लिमिट 0 है। नहीं, अभी हमें सारे स्ट्रेट पाथ कम से कम चूज करने हैं। मैंने इसीलिए आपको शुरू में बताया था कि चूंकि दोनों की डिग्री 2 है, सेम है, इसीलिए हम जितने भी स्ट्रेट पाथ हैं पहली बात तो उनको ट्राई करेंगे ही। अब हम एक स्ट्रेट पाथ चूज करते हैं जिसे कहते हैं y इक्वल टू एक्स,
मतलब m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू 1 है, यानी थीटा 45 डिग्री है। तब आप क्या लिखोगे, x की जगह पे y कर दोगे, तो x कॉमा y की जगह पे x लिखोगे, 0 0 को टेंड कर रहा है, जहाँ y था वहाँ x आपने कर दिया। जैसे आपने किया तो आपकी वैल्यू हो गई x टेंड टू 0, 2x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1/2। जैसे ही आपने y बराबर x का पाथ लिया, आपकी लिमिट 1/2 हो गई। तो x बराबर 0 पर लिमिट क्या थी, 0, y बराबर 0 पर लिमिट क्या थी, 0, लेकिन x बराबर y पर क्या हो गई, 1/2, लिमिट डिफर कर गई। अब लिमिट के डिफर करते ही इस बात का संकेत मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट लिमिट हो गई, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका ये जो फंक्शन है, इसकी लिमिट 0 नहीं होगी, ना 1/2 होगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिंपल सा ये हमारा कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, हेयर अलोंग द स्ट्रेट पाथ यानी x इज इक्वल टू वाई पाथ वाया ओरिजिन, द लिमिट इज नॉट सेम एज द अलोंग x पाथ और अलोंग द वाई एक्सिस पाथ, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन। आपने सीधे तौर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का एक आइडिया आपको यहाँ पर दिख गया है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास आपके क्वेश्चन है, एक्स वाई टेन टू 0 0, 4xy स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3y की पावर 4, हमसे कहा गया लिमिट चेक करो। ठीक है, कहा गया है तो हम जरूर लिमिट चेक करेंगे। आप देखें जरा ऑर्डर देखें, 4x स्क्वायर की डिग्री देखें, 3 डिग्री है, एक पावर x की, एक पावर y की पावर स्क्वायर है। ओके, ऐसे ही जरा आप इस टर्म को देखो, एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 है, एक टर्म देखो 3y की पावर 4, इसकी डिग्री 4 है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स पाथ, मतलब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन, इसमें 3 डिग्री के, 2 डिग्री के, 4 डिग्री के यहाँ पर टर्म इंक्लूडेड है। अच्छा, इससे आपको यह आइडिया निकलेगा कि केवल स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग चेक करने से काम नहीं चलेगा। जैसे इससे पहले होमोजीनियस था, दोनों डिग्री 2 2 थी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो लीनियर पाथ से पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें पाथ थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स है डिग्री। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस यानी x बराबर 0 लेके देखो, जब आप लिमिट रखोगे यहाँ पर, आपको दिखा है सामने, तो आपकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो जैसे हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखा, तो हमारी लिमिट कितनी आ गई, 0। ऐसे ही आप y को 0 रख के देखोगे, तो अगेन सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से 0 आ गई। तो y एक्सिस पर रखने पर भी लिमिट आपकी 0 आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हम तीसरा स्ट्रेट पाथ चुनते हैं। हमारा तीसरा स्ट्रेट पाथ क्या है, y बराबर x। तो आप क्या करें, y की जगह पे x रख दें। तो जैसे आपने y की जगह पे x रखा, तो आपके पास इस तरह के टर्म आ गए, 4x स्क्वायर x ऊपर हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आ गया, क्या हो गया, ओके। ये इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, तो आपके पास फिर से लिमिट आ गई 0। अरे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ अच्छी बात ये है कि जितने भी स्ट्रेट पाथ थे, सारे स्ट्रेट पाथ के लिए हमारे पास लिमिट पॉइंट 0 आ गया। तो क्या इस फंक्शन की लिमिट 0 है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था, इस क्वेश्चन के शुरू होते ही मैंने कहा था, क्योंकि जो फंक्शन है ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा तिकड़मी है। इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री इस तरह के पॉलिनोमियल यूज हो रहे हैं। तो आपको स्ट्रेट पाथ से तो कुछ बहुत इंसाइट नहीं मिलेगा। आपको एक कोई कर्व्ड पाथ भी लेना पड़ेगा, उसके अलॉन्ग भी चेक करना पड़ेगा। तो हमने एक पाथ लिया x बराबर वाई स्क्वायर। अब x बराबर वाई स्क्वायर जो लिया है, इसको इसको लेने का पर्पस क्या है, मतलब अब कैसे चूज कर लोगे, ऐसे यही लेना है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो इसके लिए जरा फंक्शन को देखो, फंक्शन देखो 4xy स्क्वायर है, ठीक है, नीचे क्या है x स्क्वायर, इधर क्या है y की पावर 4। यानी अगर हम x को y स्क्वायर ले लें, तो जैसे x स्क्वायर होगा वैसे उसका स्क्वायर करके y की पावर 4 हो जाएगी। तो ये इसकी जगह पे y की पावर 4 आ जाएगा, और ऑलरेडी आपके पास y की पावर 4 है, और ऊपर भी अगर आप x की जगह पे y स्क्वायर रखोगे तो भी y की पावर 4 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 4y की पावर 4 अपॉन एक y की पावर 4, एक और 3, यानी कि 4y की पावर 4। तो देखो दोनों तरफ की पावर सेम हो जाएंगी, और वही सेम हुआ, वैल्यू आ गई 1। यानी कि इस कर्व पाथ के अलॉन्ग वैल्यू 1 आ गई। तो 3 जो स्ट्रेट पाथ थे उनके लिए लिमिट पॉइंट 0 आई, लेकिन एक जो कर्व पाथ था उसके लिए इसकी वैल्यू 1 आ गई। लिमिट डिफर कर गई, और जैसे लिमिट डिफर की वैसे में पता चल गया कि इस तरह इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अलग अलग पाथ के लिए लिमिट अलग अलग आ गई। इस तरह से हम स्ट्रेट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर इससे पता क्या चला, इससे फिजिक्स क्या पता चली, क्या हमें इससे क्या इंसाइट पता चला। देखो, अगर अलग अलग पाथ पर लिमिट अलग अलग आ रही है, इसका मतलब है कि वो जो एरिया है जहाँ पर वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, जिस जगह पे वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट है। वो एरिया कहीं ना कहीं या तो मुड़ा हुआ है, या वहाँ पर कोई भंवर बनी हुई है, या वहाँ पर कोई एनोमली है, कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है। तो फिजिक्स में जब भी ऐसे कोई फंक्शन हम खोजते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली बात बताते हैं, तो ये फिजिसिस्टों के लिए एक बड़ी ही कौतूहल का विषय हो जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या है। जैसे तूफान होता है, जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात में हवाएं इस तरह से घूमती हैं, तेजी से घूम रही हैं, लेकिन इस चक्रवात का एक आई होता है, आई मतलब उसके बिल्कुल बीच का सेंटर। उस चक्रवात जहाँ आई होता है वहाँ हवाएं घूम नहीं रहती है,
हवा की वेलोसिटी लगभग 0 होती है, यानी बिल्कुल शांत माहौल होता है और उसके चारों तरफ हवाओं की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है, घर की छतें तक उड़ जा रही होती हैं। तो अगर हमारा फंक्शन इस तरह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप सीधे हवाई जहाज़ को यहाँ उतारोगे, एकदम सीधे नोज़ डाउन करोगे, तो कोई भी हवा का रगड़ नहीं लगेगा, हवाई जहाज़ बड़े आराम से इस आई से होता हुआ नीचे चला जाएगा। कई किलोमीटर लंबी भी आई होती है ये, इसकी जो आई कहते हैं, आँख। लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ को इस तरह से कर्व्ड रास्ते से इसके अंदर डालोगे, तो वो इस हवा घुमाव को महसूस करेगा और उसको उड़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो एक जस्ट एग्जाम्पल हो गया क्लाइमेट के हिसाब से। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जहाँ हमारा फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं शो करता। और जहाँ वो एग्जिस्ट नहीं शो करता, इसका मतलब है कि वो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कुछ बहुत ही अलग तरह से बिहेव कर रहा है। यूनिवर्स ने कुछ छुपा के रखा है उस जगह पर और फिर वहीं पर हमें ढूँढने की आवश्यकता पड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 2D फंक्शन के लिमिट के बारे में देखा। आने वाले समय में इस पे और भी प्रॉब्लम करेंगे और साथ ही साथ डिफरेंशिएबिलिटी और बाकी चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिसाइड देखेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।